हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। दोस्तों, यूरिया फीडिंग एक अहम टॉपिक है डेयरी फार्मिंग का, और काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि यूरिया फीडिंग कैसे की जाती है। ये एक टेक्निकल टॉपिक है और हर कोई वो नॉलेज बिना जाने यूरिया फीडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एनिमल के लिए अगर आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो काफ़ी हार्मफुल साबित होती है, और कई बार एनिमल डेथ भी कर जाता है अगर आप प्रॉपरली इसे नहीं करेंगे। और अगर अच्छे से आप करते हैं तो उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, उसके अंदर प्रोटीन पहुंचता है इसके ज़रिए से, यूरिया के ज़रिए से। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन नेगेटिव एनिमल होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। और जो राशन होता है, जो डेयरी फीड होता है, उसकी भी कॉस्ट को कट किया जा सकता है। तो आइए ये वीडियो हम देखते हैं कि किस तरीके से यूरिया फीडिंग हम डेयरी एनिमल्स में कर सकते हैं। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, और इन्हें जानना यूरिया फीडिंग के बारे में कुछ भी जानने से पहले बहुत ज़रूरी है, और ये हमेशा ये बात आप याद रखिएगा। तो आपने ये साइन देखा होगा खतरे का, तो ये खतरे का साइन सबसे पहले मैंने यूरिया फीडिंग में लगाया है, तो इसे आप याद रखिएगा कि ये खतरे वाली चीज़ है अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बिजली होती है ना, तो बिजली को अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे प्रॉपरली उसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो आपको झटका भी दे सकती है, और अगर अच्छे से चलाएंगे तो बहुत काम आती है। तो उसी तरीके से है कि यूरिया एक बहुत ही जहरीली चीज़ है, और ये फेटल हो सकती है आपने के एनिमल्स के लिए, उनके लिए जानलेवा हो सकती है अगर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें ये खिला दिया गया, या उस तरीके से नहीं खिलाया गया जिस तरीके से अब बताया जाएगा। तो यूरिया फीडिंग हमेशा इजीली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ की जाती है, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं या मोलेसेस कहते हैं। अदरवाइज़ ये टॉक्सिसिटी भी कर सकती है, इवन अगर आप रिकमेंडेड डोज या उससे भी कम देते हैं। अगर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट या डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट आपने नहीं दिए हैं तो वो रिकमेंडेड डोज में भी टॉक्सिसिटी कर देता है यूरिया। तीसरी चीज़ क्या है कि कभी भी यूरिया जिस फीड में होता है वो 3 महीने से जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे काफ्स हैं या फिर गोट किड्स हैं, लैम्स हैं, बफेलो काफ्स हैं, उन्हें ये नहीं दिया जाता है और कभी भी नहीं देना चाहिए 3 महीने से छोटे एनिमल्स में। और चौथी चीज़ क्या है कि यूरिया जिस फीड में होता है उसे कभी भी खुले में ना रखें, और ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर एनिमल्स पहुँच सकें। तो यूरिया फीडिंग से ये फेटल हो सकता है। खैर, ये तो एक बात एहतियात की हो गई, ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब ये देखते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यूरिया फीडिंग जो की जाती है ये प्रोटीन को रिप्लेस करने के लिए की जाती है। मैंने आपको एनिमल न्यूट्रिशन वाली जो वीडियो थी उसमें एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, इन सब के बारे में बताया था कि 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनमें एक प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन को थोड़ा रिप्लेस करने के लिए इसकी फीडिंग की जाती है, इसे यूज़ किया जाता है। यूरिया अपने आप में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ये नहीं है कि जैसे विटामिन होता है या मिनरल होता है, या आप स्टार्च देते हैं, मक्का वगैरह खिलाते हैं, जौ, बाजरा, गेहूँ खिलाते हैं एनिमल्स को, या खली खिलाते हैं, उस तरीके का ये न्यूट्रिएंट नहीं है। ये सिर्फ एक सोर्स है नाइट्रोजन का। तो यूरिया फीडिंग को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, उसका यूटिलाइजेशन रूमिनेंट्स में किस तरीके से होता है, गाय भैंसों में किस तरीके से यूरिया प्रोटीन यूटिलाइज़ होता है। तो जो यूरिया होता है उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, और प्रोटीन जो वीज़ किया जाता है या यूज़ होता है एनिमल फीडिंग में उसके अंदर 16% नाइट्रोजन होती है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, एनिमल न्यूट्रिशन वाली वीडियो में, जब प्रोटीन कैलकुलेट किया जाता है ना, तो प्रोटीन के अंदर की बेसिकली नाइट्रोजन को कैलकुलेट करते हैं। जब नाइट्रोजन की वैल्यू हमें मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो हम उसे 6.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है नाइट्रोजन की 6.25 से उसे मल्टीप्लाई करके उसे हम क्रूड प्रोटीन कंसीडर करते हैं। तो उस वैल्यू में अगर यूरिया की नाइट्रोजन को 6.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सीपी वैल्यू होती है यूरिया की, वो किसी भी प्रोटीन से लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है।
तो यूरिया को हम NPN भी कहते हैं। NPN का मतलब है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन जो प्रोटीन से नहीं मिलती है। वैसे ज़्यादातर नाइट्रोजन जो एनिमल को मिलती है वो प्रोटीन से मिलती है, लेकिन जो प्रोटीन से नहीं मिल पाती उसे NPN कहते हैं। तो यूरिया एक NPN का सोर्स है। तो यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सिंपल स्ट्रक्चर है यूरिया का। अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल कार्बन, ऑक्सीजन और इधर अमाइन ग्रुप और अमाइन ग्रुप NH2 और NH2। बेसिकली ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका यूटिलाइजेशन होता है और हमें ये चाहिए होती है। तो यूरिएज एक एंजाइम होता है, वो इन बॉन्ड्स पे अटैक करता है और इन्हें तोड़ देता है। और इस यूरिएज से क्या होता है कि NH3 अमोनिया अलग निकल जाती है और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग निकल जाती है और वो अलग हो जाती है इससे। तो इस अमोनिया को यूटिलाइज़ किया जाता है आगे प्रोटीन बनाने में। तो अमोनिया इसका मेन सोर्स है। अमोनिया ही इसमें मतलब फ़ायदा भी है और अमोनिया ही नुकसान है। अगर हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए जो एनिमल यूटिलाइज़ ना कर पाए तो वो ब्लड में जाएगी और टॉक्सिसिटी करेगी, और अगर कम अमाउंट में होगी, रेगुलेटेड होगी, तो वही फिर प्रोटीन बना लेगी। तो अल्टीमेटली अमोनिया ही हमें यूरिया से चाहिए होती है। यूरिया ही क्यों यूज़ होता है? जब प्रोटीन फीडिंग की जाती है तो प्रोटीन अपने आप में काफ़ी कॉस्टली होता है। अच्छा, प्रोटीन से लेनी हमें नाइट्रोजन ही है, तो हम ये मतलब तो हम इसके लिए ये करते हैं कि हम वो नाइट्रोजन किसी और सस्ती चीज़ से ले लें। तो यूरिया प्रोटीन से ज़्यादा सस्ता होता है, तो इस वजह से कुछ अमाउंट जो नाइट्रोजन का होता है वो हम प्रोटीन से लेने के बजाय यूरिया से लेते हैं। और क्योंकि एनिमल को नाइट्रोजन से मतलब है, उसे ये नहीं मतलब उसे ये नहीं है कि वो नाइट्रोजन प्रोटीन से आ रही है या फिर यूरिया से आ रही है। तो एक अमाउंट नाइट्रोजन का जिसकी रिक्वायरमेंट एनिमल को है उसे यूरिया से रिप्लेस किया जा सकता है। होता क्या है कि जब प्रोटीन की फीडिंग कॉस्टली हो, प्रोटीन या फिर अवेलेबल ना हो, तो यूरिया की फीडिंग को फिर रिकमेंड किया जाता है नाइट्रोजन को सप्लाई करने के लिए। रूमिनेंट्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो यूरिया की नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोटीन बनता है एनिमल्स के लिए, और वही फिर प्रोटीन उसके बॉडी में के मेंटेनेंस में और प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो ये एक एब्सोल्युटली रिमार्केबल थिंग है जो ये एनिमल्स जो रूमिनेंट्स होते हैं, गाय भैंसें होती हैं जो ये काम करते हैं, वो यही है कि जो रॉ सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स की, उन्हें ये बेसिकली फूड में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से रूमिनेंट्स। तो ये कुदरत का मतलब एक बिल्कुल करिश्मा है कि जो उसने बनाया है मतलब इंसानों के लिए। तो जो यूरिया है बेसिकली उसकी कॉस्ट लो होती है जब उसकी फीडिंग कराई जाती है, और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है और एनिमल की हेल्थ भी बनी रहती है अगर उसे प्रॉपर रिकमेंडेड डोज में दिया जाए। अब प्रोटीन कैसे यूटिलाइज़ होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, इसे आप यहाँ पे समझ लें। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, और ये जो प्रोटीन होता है ये र्यूमन के अंदर जाता है और ब्रेक डाउन होता है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में। मतलब ये जो चेन है ये पूरी की पूरी प्रोटीन है, अगर यहाँ पे आप इसे देखेंगे, और इसमें जो ये एक एक डॉट है, ये एक एक गोला है, ये एक एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली 20 तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन में। तो जब ये अंदर जाता है रूमेन के अंदर, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कैंची की तरह काम करते हैं, वो हर एक अमाइनो एसिड को तोड़ के अलग कर देते हैं। बेसिकली एनिमल को अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन में होते हैं, इस वजह से प्रोटीन की फीडिंग कराई जाती है। प्रोटीन किस में होता है? खली जो हम देते हैं एनिमल को, किसी भी चीज़ की, अलसी की खल है, सरसों की खल है, तो वो बेसिकली प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। तो प्रोटीन भी किस में टूट जाता है? अमाइनो एसिड्स में। तो अब ये अमाइनो एसिड्स का क्या होता है? अब ये अमाइनो एसिड्स फ्री हो जाते हैं र्यूमेन में जाके। तो ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक तो सेंट्रल कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन रहता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, एक अमाइन ग्रुप रहता है। यही बेसिकली अमोनिया होती है, और ये एक साइड चेन है। तो यहाँ पर हमें इन 2 चीज़ों से मतलब होता है। एक तो ये वाला पार्ट होता है जो अमोनिया से मिलता है, और एक ये वाला पार्ट होता है जो कि वोलेटाइल फैटी एसिड कहलाता है, ये कार्बन स्केलेटन कहलाता है। तो बैक्टीरिया इस वाले बॉन्ड पे एक्ट करते हैं, और 2 ग्रुप
अलग अलग कर देते हैं, अमाइन ग्रुप अलग कर देते हैं और कार्बन स्केलेटन अलग कर देते हैं। ये अलग हो जाता है, ये अमाइनो ग्रुप होता है, ये इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज़ होता है, ये अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ होता है। और जो दूसरा होता है ये कार्बन स्केलेटन होता है, ये वॉलेटाइल फैटी एसिड की फॉर्म में रिलीज़ होता है, VFA कहते हैं उसे। फिर क्या, ये वाली जो स्लाइड है इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि जो पूरा क्रक्स है, जो हैकिंग है, जो हम हैक कर रहे हैं सिस्टम को, वो आपको समझाया गया है। जो खली होती है ना, खली, वो लो क्वालिटी का प्रोटीन होता है, उसे आप और हम नहीं खा सकते हैं। अगर उसे आप और हम खा सकते होते, ह्यूमन उसे कंज्यूम कर सकते होते, तो हम उसे एनिमल को ना देते। एनिमल को वही चीज़ें दी जाती हैं जो हमारे लिए वेस्ट होती हैं। तो खली जो है वो बेसिकली लो क्वालिटी का प्रोटीन है। लो क्वालिटी का प्रोटीन हम एनिमल को फीड करते हैं, वो उसे तोड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो अभी मैंने आपको छोटे छोटे गोले दिखाए थे। वो अमाइनो एसिड्स बेसिकली फिर उनका ब्रेक डाउन होता है। पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि 2 पार्ट टूट जाते हैं, एक अमोनिया और एक वोलेटाइल फैटी एसिड। ये अमाइनो एसिड जो ब्रेक डाउन होता है ना, ये अमोनिया और वोलेटाइल फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। इससे दोबारा से अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है। वो अमाइनो एसिड हाई क्वालिटी का माइक्रोबियल प्रोटीन बनाता है। तो ये बेसिकली हमने सिस्टम की हैकिंग कर ली। हमने अमोनिया को, मतलब अमाइनो एसिड से, अगर तो हमने अमाइनो एसिड्स को तोड़ा, उससे अमोनिया अलग की, VFA अलग किया, मतलब माइक्रोब्स ने अंदर, और दोबारा से अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस कर ली और फिर से हाई क्वालिटी प्रोटीन बन गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अब जब अमाइनो एसिड बनाना ही था तो उसे तोड़ा क्यों? तो ये आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखें आप, लो क्वालिटी प्रोटीन हमने दिया था, लेकिन हाई क्वालिटी माइक्रोबियल प्रोटीन इससे अंदर बन गया। तो यही इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये साइकिल जो है ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक अमोनिया प्रोवाइड करती है और दूसरा क्या, वोलेटाइल फैटी एसिड। तो अमोनिया कहाँ से आती है? अमोनिया यूरिया से आती है। और वोलेटाइल फैटी एसिड कहाँ से आते हैं? कार्ब से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था पहली स्लाइड में कि हाईली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जब हम यूरिया की फीडिंग करते हैं। तो कार्ब से VFA मिलता है और यूरिया से अमोनिया मिलती है, दोनों मिलके अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं, फिर उससे माइक्रोबियल प्रोटीन बन जाता है। वो प्रोटीन फिर गाय के काम में आता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो हम आगे अब देखेंगे। अब 2 चीज़ें जनरेट हो गई, अमोनिया हो गई और वोलेटाइल फैटी एसिड हो गया। तो आपको बताया था जो ग्रुप होता है अमाइन ग्रुप, अमाइनो एसिड का 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, एक अमाइन ग्रुप और दूसरा कार्बन स्केलेटन, जिसे VFA भी कहते हैं। तो अमोनिया निकल जाती है उससे, जब प्रोटीन टूटता है, अमाइनो एसिड टूटता है, तो अमोनिया निकल जाती है। और बहुत ज़्यादा अगर ये निकल जाए तो ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और टॉक्सिक होती है, जहरीली हो जाती है। लेकिन जब ब्लड के अंदर जाती है तो ये यूरिया लीवर के अंदर पहुंचती है अमोनिया, जहाँ पर ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। यूरिया सेल्स के लिए टॉक्सिक नहीं होता और वो यूरिन में बाहर निकल जाता है, जो गाय भैंस का पेशाब होता है। तो इसमें अमोनिया जो है, जो निकल रही है र्यूमन के अंदर, उसे जल्दी से जल्दी यूटिलाइज़ हो जाना चाहिए अगर वो निकले र्यूमन के अंदर। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर तो वो लीवर के अंदर जाएगी, थोड़ा जो अमाउंट होगा वो यूरिया में कन्वर्ट होगा, लेकिन ज़्यादा भी होगा तो लीवर की भी टॉक्सिसिटी करेगी, लीवर को भी डैमेज करेगी और पूरे बॉडी को डैमेज करके डेथ भी एनिमल की कर सकती है। तो हमारा ये मकसद होता है कि जैसे ही अमोनिया निकले अंदर ह्यूमन के अंदर, हम उसे तुरंत VFA के साथ कंबाइन कराएं। और VFA कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। तो वो नया अमाइनो एसिड बना ले, नए अमाइनो एसिड फिर माइक्रोब्स यूटिलाइज़ कर लें। तो हायर अमाउंट में अगर अमोनिया निकलती है तो वो लीवर के लिए टॉक्सिक होती है और टॉक्सिसिटी उससे हो जाती है। अब ये वाला जो डायग्राम है ये यहाँ पर दिया है, ये अमाइनो एसिड्स का। इतनी तरीके के अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में, या ह्यूमन हो, कुत्ता बिल्ली, कोई भी जानवर हो, उसे इतने अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो जब अमोनिया रिलीज़ होती है प्रोटीन से तो क्या होता है? तो इसे समझने के लिए आपको ये टेबल समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने आपको
स्लाइड में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें एक अमाइन ग्रुप होता है जो बेसिकली अमोनिया है, और एक ये वाला पार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो इसमें ये जो शेडेड एरिया है ना, सिर्फ ये डिफरेंट है। अदरवाइज़ हर एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक अमाइन ग्रुप है हर एक के अंदर। ये सब बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ये हर एक के अंदर सेम है। अगर चेंज है तो ये चेंज है, ये जो शेडेड एरिया है, किसी के भी अंदर देखेंगे आप तो ये वाला स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो होता क्या है यहाँ पर, जो अमोनिया रिलीज़ होती है वो कार्बन स्केलेटन के साथ, तो ये वाला जो पार्ट है किसी भी अमाइनो एसिड का, ये वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट से बन जाता है, मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं उनसे बन जाता है। ये वाला पार्ट हमें मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट से, हम अमोनिया यूरिया से प्रोवाइड करते हैं और ये दोनों मिलके फिर यही वाले अमाइनो एसिड बना लेते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। तो कार्बन स्केलेटन कहाँ से आता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट की सोर्स उसे देंगे या स्टार्च देंगे उसे या मोलेसेस या शुगर जो प्रोवाइड कराएंगे, उससे हमें कार्बन स्केलेटन मिलता है और अमोनिया हमें यूरिया से मिलती है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, और अगर आप नोट्स लेके बैठे हैं, डायरी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जब बार बार देखेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ ये कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हम देखें ये कार्बन स्केलेटन हमें स्टार्च से मिलता है। स्टार्च किस में होता है, ग्रेन्स में होता है, जैसे मक्का, दलिया या और भी जौ, बाजरा, उस सब में से हमें स्टार्च मिलता है। या फिर हम शुगर को यूज़ कर सकते हैं कार्बन स्केलेटन के लिए, या फिर मोलेसेस जो शीरा आता है उसे भी यूज़ किया जाता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, वो कार्बन स्केलेटन मिलता है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, ये वाला जो पार्ट होता है। और ये कहाँ से आता है, ये अमोनिया से मिलता है हमें। तो वाई अमाइनो एसिड नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन व्हेन दे हैव टू बी फॉर्म अगेन, अगर अमाइनो एसिड को दोबारा बनना है तो वो टूट ही क्यों रहे हैं, ये भी एक सवाल है। इसका रीज़न ये होता है कि एनिमल को हाई क्वालिटी का मतलब प्रोटीन चाहिए होता है, और सारा हाई क्वालिटी का प्रोटीन मतलब ये होता है कि उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड हों, जैसे अभी पीछे दिखाए थे। लेकिन जो लो क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं खली वगैरह के, इनके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं जितने की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल को। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को तोड़ के उनके अंदर से अमोनिया अलग करते हैं, कार्बन स्केलेटन उसका वोलेटाइल फैटी एसिड को अलग करते हैं और अपने हिसाब से दोबारा से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसे दोबारा से बनाते हैं अमाइनो एसिड्स को। तो वो अमाइनो एसिड्स भी बना लेते हैं वो जो कि प्लांट प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए मतलब प्रोटीन को तोड़ा जाता है और अमोनिया की उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो माइक्रोब्स तो वो अपने लिए बनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वही माइक्रोब उसके इंटेस्टाइन में जाते हैं, माइक्रोबियल प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और फिर वो गाय के काम में आता है। तो इसका रीज़न यही है कि बिकॉज एनिमल डू रिक्वायर्ड सम मोर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोटीन। जो खली होती है उसके अंदर वो अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, तो वो माइक्रोब्स अपने आप खुद से बनाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें वो अमाइनो एसिड बाहर से ही लेने पड़ते हैं। इसी वजह से हम दूध पीते हैं या फिर मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को बाहर से लेने के लिए। सो माइक्रोब्स ब्रोकन डाउन दीज अमाइनो एसिड्स एंड मेक न्यू अमाइनो एसिड एज पर देयर नीड। अपनी हिसाब से माइक्रोब्स अपना अलग प्रोटीन बनाते हैं, लो क्वालिटी प्रोटीन से हाई क्वालिटी माइक्रोबियल प्रोटीन। हाउ एनिमल्स गेट बेनिफिटेड विद दिस, एनिमल को इससे क्या फ़ायदा होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये जो माइक्रोब्स होते हैं जिनके अंदर ये नया प्रोटीन बना होता है, लो क्वालिटी प्रोटीन से हाई क्वालिटी प्रोटीन बनता है, इसे माइक्रोबियल प्रोटीन कहते हैं। ये एनिमल के एबोमेसम में जाता है। अब ह्यूमन से कहीं और तो जा नहीं सकता है, जब वो डाइजेस्ट होके आगे की तरफ बढ़ता है तो एबोमेसम उसके स्टमक में जाता है, और वहाँ से एबोमेसम के बारे में आप को याद होगा, काऊ का जो डाइजेशन है उसके अंदर मैंने बताया था एबोमेसम क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। तो वहाँ पर जाता है और ये जो प्रोटीन होते हैं ये इंटेस्टाइन में जाके माइक्रोबियल प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू और एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है जैसे हमारे अंदर होता है। फिर वही प्रोटीन उसका हिस्सा बनता है, वो अमाइनो एसिड दूध का और हिस्सा बनते हैं और एनिमल की मेंटेनेंस में काम आते हैं। तो ये अमाइनो एसिड, दीज अमाइनो एसिड गोज़ फॉर मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन रूमिनेंट्स। तो बकरियों के अंदर, भेड़ के अंदर, भैंसों के अंदर, गाय के अंदर, सब के अंदर एक ही सिस्टम ये फॉलो होता है। इसके अलावा कोई अलग सिस्टम नहीं है उनके अंदर प्रोटीन बनने का। और प्रोटीन क्या है? बेसिकली एसएनएफ का पार्ट है, जो एसएनएफ होता है मिल्क में वो। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, हमें ये बात समझ में आ गई है कि एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं और प्रोटीन चाहिए होता है, ना कि यूरिया। यूरिया क्या प्रोवाइड करता है? यूरिया प्रोटीन का एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है। जैसे प्रोटीन नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है तो यूरिया भी नाइट्रोजन हमें देता है। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं, प्रोटीन और यूरिया, ये बेसिकली एनिमल्स के लिए अमाइनो एसिड्स की सोर्स होती हैं। यहाँ पर यूरिया का जो रोल है वो समझ में आता है हमें कि माइक्रोब्स टेक्स अवेलेबल कार्बन स्केलेटन, VFA जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और ईज़िली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्टार्च की फॉर्म में हमें ग्रेन से मिलता है, उससे कार्बन स्केलेटन मिलता है, और अमोनिया हमें यूरिया से मिल जाती है, और ये दोनों मिलके अमाइनो एसिड बना लेते हैं। लेकिन यूरिया जो इस सिस्टम में होता है या यूज़ होता है, इसकी अपनी लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं है कि इसे एब्सोल्युटली यूज़ किया जा सकता है और प्रोटीन को हम बिल्कुल इससे रिप्लेस कर दें कि हम प्रोटीन एनिमल को दें ही ना। हम सिर्फ 30% जो टोटल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल के अंदर, उसे रिप्लेस कर सकते हैं यूरिया से। मैक्सिमम जो टोटल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एनिमल में, उसकी 30% रिक्वायरमेंट को सिर्फ हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यूरिया को क्या किया जाता है? या तो कंसनट्रेट में मिक्स किया जाता है, 3% तक हम इसे कंसनट्रेट में मिक्स कर देते हैं। जैसे 1000 किलो है तो 30 किलो उसमें यूरिया मिला दिया, या 3 kg पर 100 kg फीड। लेकिन जो BIS के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्या बताया गया है कि 1% इसे कंसनट्रेट में मिलाया जाता है। जैसे 1 किलो पर 100 kg ऑफ फीड। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 kg पर 100 kg ऑफ फीड मिलाना चाहिए, और 1% का मतलब होता है 10 kg पर टन के हिसाब से। तो इंडियन कंडीशन में जो इंडियन रिकमेंडेशंस हैं वो 1% की हैं कंसनट्रेट के लिए। लेकिन आप ऐसे फीडिंग इसकी ना करें जैसा इसमें बताया। मैं आपको आगे बताऊंगा उस तरीके से फीडिंग करें, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ रहेगा। ये वाला एक इसका फीडिंग का स्टैंडर्ड है 1% ऑफ टोटल ड्राई मैटर इनटेक। इसके हिसाब से आपको इसकी फीडिंग करनी चाहिए एनिमल की अपने। अब ये कैसे करते हैं? पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि एनिमल का काओ फीडिंग वाली जो वीडियो थी, कि एनिमल का वेट कैसे लिया जाता है और वेट के बेसिस पे कितना ड्राई मैटर इनटेक वो करती है। और उस वीडियो की उस कंसेप्ट को आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। फिर दोबारा से एक बार देख लेते हैं, और अगर यहाँ पे समझ में ना आए आप वो वाला वीडियो देखिए काऊ फीडिंग वाला, वहाँ से आपको एनिमल का वेट लेना और उसके परसेंटेज बॉडी के हिसाब से ड्राई मैटर इनटेक कितना होता है वो आपको समझ में आएगा। तो एक काऊ अगर 400 किलो की है, 2% बॉडी वेट के हिसाब से अगर ड्राई मैटर इनटेक करती है, तो टोटल ड्राई मैटर इनटेक कितना होगा? 8 kg। ड्राई मैटर इनटेक समझना बहुत ज़रूरी है यूरिया फीडिंग के लिए। अगर आपको ड्राई मैटर इनटेक में कन्फ्यूज़न है तो आप यूरिया फीडिंग में भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो वो वाली वीडियो ध्यान से देखिए और उसमें देखिए कि ड्राई मैटर इनटेक कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे 400 किलो की एक गाय है, 2% के हिसाब से हम उसकी फीडिंग करते हैं, तो टोटल कितना आता है उसका ड्राई मैटर इनटेक? 8 kg हमें उसे ड्राई मैटर देना है। अब 1% जो 8 kg का होता है वो कितना होता है? 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम जो आया है कि 80 ग्राम हम उसे मैक्सिमम दे सकते हैं। तो लेकिन ये ऐसे ही हम शुरू नहीं कर देते कि हम पहले ही दिन जाके उठा के उसे 80 ग्राम दे दें। जितना भी ये प्रोटीन आता है 1%, उसका 30% दिया जाता है एनिमल को पहले दिन। मतलब 30% 80 ग्राम का कितना होगा? लगभग 24 ग्राम।
इससे ज़्यादा लेकिन 24 ग्राम, लेकिन कभी भी हम जितना मैक्सिमम आता है उसका 80% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं। जैसे 80 ग्राम मैक्सिमम आया है यहाँ पर, तो हम 64 ग्राम से ज़्यादा इसे हमें नहीं देना चाहिए शुरू में, मतलब एडेप्टेशन का पीरियड जो महीने 2 महीने का होता है तब तो हमें एटलीस्ट देना ही नहीं चाहिए। तो 64 ग्राम आप यहाँ पे मैक्सिमम मान के चलिए। तो पर डे की हम इतनी फीडिंग इसकी कर सकते हैं। तो 30% से हम शुरू करते हैं, ग्रेजुअली उसे इंक्रीज़ करते करते 80% तक ले आते हैं। तो 30% कितना है, किसका 30% है ये, इस 80 ग्राम का। तो 24 ग्राम से 64 ग्राम तक हम इसे ले आते हैं। और हर तीसरे दिन हम 3 से 4 ग्राम का इंक्रीज़ करते हैं इसमें। मतलब जैसे 24 ग्राम दिया, इसके 3 दिन बाद हम 3 ग्राम उसमें और इंक्रीज़ कर देंगे तो 27 ग्राम कर देंगे, फिर 3 दिन बाद उसे 30 ग्राम कर देंगे। तो ऐसे 3-3 के या 4 ग्राम के इंक्रीमेंट में हम चलते हैं इसे बढ़ाते हुए। जब आप ऐसे करेंगे ना तभी एनिमल अडेप्ट हो पाएगा और तभी यूरिया के प्रति उसका रिस्पॉन्स दिखेगा और वो उसे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी टॉक्सिसिटी वगैरह की। तो 400 किलो की जो गाय थी उसे मैक्सिमम 80 ग्राम यूरिया फीडिंग की जाती है, ये मैक्सिमम लिमिट है। और अगर वो प्रोडक्शन में है, मतलब जब मिल्क प्रोडक्शन उसका हाई है। अगर ड्राई काऊ है तो इतना मैक्सिमम पे जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसमें 64 ग्राम पर ही आपको रहना चाहिए, मतलब उसका 80% पे। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो 80 ग्राम अगर हम यूरिया की फीडिंग कर रहे हैं तो हमें 800 ग्राम स्टार्च चाहिए यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो सोर्स होती है कार्बन स्केलेटन की, आपको बताया पीछे वीडियो में अभी। तो ये हमेशा यूरिया के अमाउंट का 10 टाइम्स लिया जाता है, जितना यूरिया लिया जाता है उसका 10 टाइम्स हम ईज़िली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे स्टार्च है या मोलेसिस है, मतलब शीरा जिसे कहते हैं, या शुगर है। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो शुगर भी दे सकते हैं, लेकिन शुगर अवॉइड की जाती है क्योंकि वो कई बार अफारा वगैरह कर देती है। तो 10 गुना ज़्यादा दिया जाता है यूरिया का कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को। 800 ग्राम स्टार्च का मतलब है या तो आप ग्राउंडेड मेज़ दें, मतलब जो दली हुई मक्का होती है, या दलिया गेहूं का लिया जा सकता है, जौ ली जा सकती है, लेकिन इसमें खली नहीं ले सकते हैं। कई आप ऐसा ना करें कि आप खली ले लें, आपको कुछ और नहीं मिल रहा तो आप खली बढ़ा दें। खली कभी नहीं बढ़ानी है, कोई प्रोटीन सोर्स नहीं देनी है इसके साथ। मतलब जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोटीन दें, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन ना दें। तो मक्का दलिया को आप प्रोटीन या खली से रिप्लेस ना करें। तो स्टार्च की जगह पे हम यहाँ पर मोलेसिस या शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर कि जब हम यूरिया को यूटिलाइज़ करते हैं ना तो उसकी एफिशिएंसी, उसका यूटिलाइजेशन और इम्प्रूव हो जाता है अगर हम सल्फ़र को भी ऐड कर दें यूरिया के साथ। तो ये किस रेशो में ऐड की जाती है, सल्फ़र 10:1 के रेशो में। मतलब नाइट्रोजन जो है वो 10 है और सल्फ़र 1 है। अब तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, अब जैसे 80 ग्राम यूरिया था हमारा आया था उसमें काऊ के लिए, तो उसमें 36.8 ग्राम नाइट्रोजन होती है। अगर हम 46% नाइट्रोजन यूरिया में कंसीडर करें तो इससे कितना आएगा, इसका 10% अगर हम देखेंगे 10:1 के रेशो में 3.7 ग्राम हमें सल्फ़र इसमें ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, सल्फ़र अब ऐड कैसे करें, तो इसके लिए हम गंधक यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम सल्फ़ेट आता है उसे यूज़ किया जा सकता है, या पोटेशियम सल्फ़ेट को यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फ़ेट सबसे ज़्यादा सेफ़ और सबसे ज़्यादा अच्छा, इसका सस्ता सब्स्टिट्यूट है। तो अगर 80 ग्राम यूरिया यूज़ किया जा रहा है तो उसमें 20 ग्राम आप 20 ग्राम तो उसमें 20 ग्राम आप पोटेशियम सल्फ़ेट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सल्फ़र की सोर्स के लिए पोटेशियम सल्फ़ेट यूज़ किया जा सकता है। मिथ्योनिन भी ऐड करते हैं, तो अगर मिथ्योनिन आपके पास अवेलेबल है नॉर्मली तो मिथ्योनिन 17.5 ग्राम मिलाया जा सकता है। और अगर ये वाली सोर्सेज नहीं है तो यूरिया डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पोटेशियम सल्फ़ेट ऐसा है कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है या फर्टिलाइज़र के तौर पे जैसे मिलता है उसमें उसकी दुकानों पर एग्रीकल्चर की, तो वहाँ से भी इसे प्रोक्योर किया जा सकता है। तो यूरिया और पोटेशियम का जो रेशो बैठता है
वो 4:1 का आ जाता है। नाइट्रोजन और सल्फ़र का रेशो 10:1 है, लेकिन जब यूरिया और पोटेशियम सल्फेट मिलाएंगे तो उसका रेशो कितना आएगा, 4:1। 4 पार्ट आपको यूरिया के मिलाने हैं और 1 पार्ट पोटेशियम सल्फेट का। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, मक्का, यूरिया और पोटेशियम सल्फेट का कितना होगा रेशो, 10:1:0.25। मतलब इसका क्या है कि अगर 10 किलो आप कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मिला रहे हैं, मक्का ले रहे हैं, तो 1 किलो आप यूरिया ले सकते हैं और 0.25 kg या 250 ग्राम आप इसमें पोटेशियम सल्फेट लेंगे। अब 1 किलो स्टार्च का मतलब है ग्राउंड मेज़, जो दली हुई मक्का है। ये मैंने पहले भी बताया आपको। मोर देन रिकमेंडेड यू, अच्छा ये कुछ बातें, अहम बातें हैं, इन्हें अब आप ध्यान में रखिए जब आप इसकी फीडिंग कराएं। जितना बताया गया है उससे ज़्यादा अगर आप यूरिया की फीडिंग करेंगे तो वो कोई आपको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं देगा, कोई अलग से फ़ायदा नहीं प्रोवाइड कराएगा। आपको हमेशा उतना ही देना चाहिए जितनी एनिमल की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको उसका ड्राई मैटर इनटेक पता होना चाहिए कि ड्राई मैटर इनटेक कितना होता है। अगर आपने वो गलत कैलकुलेट किया तो आप यूरिया की फीडिंग भी गलत कैलकुलेट करेंगे, तो उससे एनिमल रिस्क पे आ सकता है। तो आप ड्राई मैटर वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप काऊ फीडिंग वाली वीडियो देखेंगे तो आप ड्राई मैटर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो मोर यूरिया या प्रोटीन फीडिंग से क्या होता है ना, BUN बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिससे एनिमल के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। तो उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा हमें वो नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए एक और वीडियो की ज़रूरत है कि एनिमल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है कितनी, वो किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी आप यूरिया उसे दे रहे हैं वो हमेशा रिकमेंडेड ये रहता है कि उसे आप डाइल्यूट कर दें, जो उसकी होल डाइट है पूरे दिन की उसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एक बार में जितना यूरिया आया वो एनिमल को खिला दिया और पूरे दिन फिर उसे और कुछ खिला रहे हैं। उसे आप पूरे की पूरे राशन, जो उसका दाना आप बनाते हैं या राशन बनाते हैं, उसके अंदर मिला दीजिए और पूरे दिन में 2 या 3 बार में वो पूरी डाइट दीजिए। अगर मान लीजिए 64 ग्राम उसकी डाइट आ रही है यूरिया की, तो 64 ग्राम पूरे दिन में जाना चाहिए उसे, जितनी बार भी वो फीड खाए थोड़ा थोड़ा करके उसमें। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि यूरिया का प्रीमिक्स बना के रख लें आप। इसके लिए 5 किलो मक्का ले लें, पिसी हुई मक्का। मतलब मक्का ऐसी होगी बिल्कुल आटा ना बन जाए उसका, 0.5 mm से 0.75 mm तक साइज़ रहे उसका। दली हुई मक्का होनी चाहिए, बहुत मोटे दाने भी ना हो और बहुत पतले भी ना हो, 1 मिलीमीटर से कम के होने चाहिए, 0.5 to 0.75। उसके अंदर 500 ग्राम यूरिया मिलाएं, 125 ग्राम पोटेशियम सल्फेट बनाएं। ये टोटल कितना बन जाएगा, 5.625 kg टोटल बनेगा। अब इस यूरिया को अब आपकी जो यूरिया फीडिंग की वैल्यू जो आई है, अगर मान लीजिए वो 30 ग्राम आई है, जैसा मैंने आपको बताया है, उसके उस कैलकुलेशन से आपने कैलकुलेट किया और वो 30 ग्राम आया हमने सपोज़ किया, तो अब इस 30 को आप 11.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये जो प्रीमिक्स बनेगा ना, यूरिया प्रीमिक्स, जो ये 5.5 किलो के करीब बना है, इसका 337 ग्राम, 337.5 ग्राम आपको ये यूरिया प्रीमिक्स देना पड़ेगा, जो ये सब मिला के बना है। ये प्रीमिक्स आपको 30 ग्राम यूरिया प्रोवाइड करा देगा एनिमल को बिना किसी नुकसान के। तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये आप मतलब इसे आप याद कर लें। जब भी आपको इस प्रीमिक्स को देना हो तो आपकी जो वैल्यू आए यूरिया की, उसे आप 11.25 से मल्टीप्लाई करें और उतना इसमें से, उतना यूरिया प्रीमिक्स में से निकाल के आप एनिमल को दे दें। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट्स में इसे पूछ लेना। मतलब बेनिफिट्स क्या हैं यूरिया फीडिंग के, वो उन्हीं एनिमल्स में दिखते हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन पूरी नहीं पहुंचती है। उन्हीं एनिमल्स के अंदर हमें यूरिया की ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स दिखते हैं। व्हेन प्रोटीन इन बेसल राशन इंक्रीजेज, यूरिया यूटिलाइजेशन डिक्रीजेज। जब बेसल राशन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, खली वगैरह हम बढ़ा देते हैं, तो यूरिया की यूटिलाइजेशन कम होने लगता है, क्योंकि एक्सेस अमोनिया बनती है। यूरिया पुअरली यूटिलाइज व्हेन कंसनट्रेट प्रोटीन इज़, अगर कंसनट्रेट आपका हाई मतलब न्यूट्रिएंट डेंस है, 18% से ज़्यादा क्रूड प्रोटीन है, तब भी यूरिया का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। तो
यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर बाईपास प्रोटीन है और ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन का अमाउंट कम है फीड में, यूरिया का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जानना एनिमल की बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कितनी। तो ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप यूरिया की जो फीडिंग है उसे स्टार्ट करें तो आपके एनिमल को लगभग 2 से 4 हफ्ते का एडेप्टेशन का पीरियड लगता है उस रिस्पॉन्स में आने के लिए। तो धीरे धीरे करके आप उसे बढ़ाएं, पहले जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 30% दें, फिर 3-3 ग्राम बढ़ाते चले जाएं, है ना उसमें। तो ये 3 ग्राम की जो मैंने वैल्यू बताई थी ये जस्ट, तो उसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मतलब 5-5, 10-10% के हिसाब से उसे बढ़ाते चले जाएं 3 या 4-4 दिन में। और कभी भी ये 3 महीने से छोटे जो काफ्स होते हैं, किड्स होते हैं, उन्हें ना खिलाएं। और नीम कोटेड यूरिया आता है मार्केट में, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको इसके अंदर मतलब कन्फ्यूजन हो आप फिर भी कमेंट में पूछ लें। बाकी तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, शायद इतना डिटेल में और इतना स्ट्रेट आपको कहीं और ना मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक मैंने सर्वे बनाया है फ्यूचर वीडियोस के लिए कि क्या टॉपिक होने चाहिए और आपके फीडबैक के लिए, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में, उसे आप हो सके तो भरिएगा, वो आपके फ़ायदे का रहेगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।